अच्छा, इससे पहले हमने क्लास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसके बाद दो केसेस ऐसे रह जाते हैं हमारे पास जो कि सीएफटी डिस्कस करती है और उनको डिस्कस करना जरूरी है। वो है हमारे पास एक है टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस और एक है आते हैं हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स को जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहा जाता है, जो कि आपकी टेट्रागोनल है और स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। सो इन दोनों को डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहा जाता है और इन पे भी सीएफटी अप्लाई होती है। बट उसकी एप्लीकेशन या उनको स्टडी करने से पहले हम जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डेल्टा नॉट को इफेक्ट करते हैं या डेल्टा डी को इफेक्ट करते हैं, वो उनको हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पहला फैक्टर जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या डेल्टा को इन्फ्लुएंस करता है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की थी ज्योमेट्री के हवाले से कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं 6, ठीक है। जबकि अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें अच्छा, अगर हम टेट्राहेड्रल की क्लास बात करें तो वहां हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स 4, ठीक है। सो दो का मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई होगी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हाई होगी, तो वहां आपने हमेशा ये याद रखना है कि डेल्टा नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो आपके पास अप्लाई होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे भी अप्लाई होती है और वो हमारे टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस पे भी अप्लाई होती है। और ये दोनों क्या हैं, ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हैं। सो अगर हम सबका कंपैरिजन आपस में करें तो क्या है, क्या रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री कि डेल्टा एसपी इज द स्क्वायर प्लेनर। सो डेल्टा जो है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई होती है, इवन डेल्टा नॉट यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से भी। अब ये क्यों हाई होती है, ये जब हम स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग देखेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा एसपी क्यों ग्रेटर होती है डेल्टा नॉट से। फिर आ जाते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रागोनल ज्योमेट्री। सो डेल्टा नॉट जो है वो टेट्रागोनल से हाई होती है आपके पास, बट यहाँ पे डेल्टा एसपी सबसे हाई होती है, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन बनता है कि अगर हमें ज्योमेट्री पता है तो हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशन बता सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स की हाई होगी और किसकी लो होगी। जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी हमेशा लो होती है, सबसे लो होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है वो है एक तो हो गया ज्योमेट्री और उसी ज्योमेट्री में नंबर ऑफ लिगेंड्स भी आ गए, ठीक है। क्योंकि हर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो आपके वेरी करते हैं, अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें या टेट्राहेड्रल की बात करें। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि ज्योमेट्री जो है या नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे इफेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ता जाएगा किसी ज्योमेट्री में वैसे वैसे जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास आता है वो है मेटल आयन चार्ज, यानी जो क्रिस्टल आपके पास कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो मेटल है सेंट्रल मेटल एटम है उस पर चार्ज, वो चार्ज कंटेनिंग है, वो कैटाइन सेंटर है आपका, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो चार्ज कितना होना चाहिए। तो इसका एक रिलेशन ये है कि आपके पास जैसे जैसे मेटल आयन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, अगर एक ही मेटल के दो कॉम्प्लेक्सेस की बात करें हम, जैसे यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन है और हेक्सा एक्वा आयरन ही है दोनों, बट दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है, एक में +2 है एक में +3 है। सो दोनों में आपकी जो मेटल का चार्ज या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफर कर रही है, एक में +3 है एक में +2 है। सो यहाँ पे क्या रिलेशन बनता है, यहाँ पे हमेशा आपने याद रखना है कि अगर एक ही सेम मेटल आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दे दिया विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सो डेल्टा किस केस में ग्रेटर होगी, डेल्टा नॉट उस केस में ग्रेटर होगी जब आपकी जो वो वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें आपकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, यानी यहाँ पे +3 में जो आपकी डेल्टा नॉट की वैल्यू आएगी वो आप देख रहे हो कि वो आपकी लार्ज नंबर में आ रही है एज कम्पेयर
कंपेयर टू अगर आप देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट है ये आपके पर सेंटीमीटर में आप डेल्टा नॉट को रिपोर्ट करते हो, और ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 10,400 है पहले कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें आयरन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास 13,700 आपके पास वैल्यू आती है पर सेंटीमीटर में, जो कि हायर वैल्यू है। सो ये हायर वैल्यू आपको इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो कॉम्प्लेक्सेस विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज गिव लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। तो लेकिन अब इसके बाद ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर मेटल आयन चार्ज जो है या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ, कि जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे आपकी मेटल का चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मेटल का चार्ज बढ़ता जाएगा तो दूसरी बात ये है कि उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगा, तो इस कैटाइन ने बेसिकली इन लिगेंड्स को पोलराइज करना है, अगर आपको पोलराइजेशन का फिनोमेना याद हो, क्योंकि ये लिगेंड्स हैं न्यूट्रल। सो आपके लिगेंड ने आपके कैटाइन ने आपके लिगेंड्स को क्या करना है? पोलराइज करना है। सो जैसे जैसे उन पे चार्ज बढ़ रहा है और उनका साइज डिक्रीज हो रहा है, उनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ती जाती है। इट मीन्स इसका सिंपल समझने का ये तरीका है कि आपके लिगेंड जो हैं उनको वो फोर्स करेगा कि वो उसके क्लोज अप्रोच करें, यानी उसके क्लोज आए, उसके नियर अप्रोच करें। तो इस वजह से आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जाहिर सी बात है जब लिगेंड ज्यादा क्लोज आना शुरू हो जाएगा मेटल के, तो वो ज्यादा डी ऑर्बिटल को फेस करेगा, ज्यादा रिपल्शन काज करेगा, इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। So higher oxidation state cause larger polarization phenomena, और larger polarization phenomena का मतलब है कि वो ligand को force करेगी, compel करेगी कि वो closer to the cation move करे, क्लोजर टू द डी ऑर्बिटल मूव करेगी, जिसकी वजह से लिगेंड डी ऑर्बिटल को बहुत अच्छे या ज्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और उसकी स्प्लिटिंग बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई हो जाएगी उस केस में। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लास ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं? ठीक है, मैं कर दिया ऑप्शन ऑन। अच्छा, उसके बाद क्लास ये तो हो गया, अगर एक ही मेटल डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बना रही है विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमेशा उस मेटल का वो कॉम्प्लेक्स जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई होगी। ये तो आपको कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी गई है ना। अगर इन केस आपसे सिर्फ ट्रेंड पूछा जाए, ठीक है, आपसे वैल्यूज ना पूछी जाए, ऑल्दो आपको एक एग्जांपल जो है वो आनी चाहिए किसी भी जगह कोड करने के लिए। मींस अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है, इस पीडीएफ में आपके पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को लिया गया है एक ही मेटल के, ठीक है, विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे उसने आयरन के दो कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर किया है और इसी तरीके से कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्सेस को आपस में कंपेयर किया है, ठीक है, और यहाँ उसने उनकी वैल्यूज लिख दी है जो कि डेल्टा नॉट की इन पर सेंटीमीटर यूनिट। तो अगर आप ये चारों नहीं याद कर सकते, एटलीस्ट आपको कोई सी दो याद जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए अगर आपसे कंपेयर करके ट्रेंड जस्ट पूछ लिया जाए कि ये गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनमें से बताएं कि किसकी हाई होगी, तो आपको ट्रेंड जरूर पता होना चाहिए कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसकी हमेशा हाई होगी, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स है उसकी हमेशा लो होगी, ठीक है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू सिर्फ इनके लिए हैं, ये एटलीस्ट आपको आनी चाहिए किसी दो के या तो आयरन वाले दो कॉम्प्लेक्स के लिए या कोबाल्ट वाले, ठीक है। बट बाकी जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए आपको ट्रेंड एटलीस्ट बताना आना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्लास इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है
कि आपके पास ये इफेक्ट क्यों होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट काज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो उसको एक्सप्लेन वो इस तरह कर रहा है कि अगर सेंट्रल लाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, मींस उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो वो लिगेंड को ज्यादा अच्छे तरीके से पोलराइज करेगा और आपका लिगेंड जो है वो कैटाइन को अच्छे तरीके से अप्रोच करेगा, ठीक है, क्लोजली अप्रोच करेगा एज कम्पेयर टू अदर कम्प्लेक्स जिसमें कैटाइन जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। सो अगर लिगेंड ज्यादा अप्रोच करेगा उस कैटाइन को जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ये जो कि हायर चार्ज कंटेनिंग है, तो लिगेंड उसके डी ऑर्बिटल को ज्यादा स्प्लिट करेगा, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग जो है वो लार्ज हो जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास दूसरा फैक्टर, ठीक है। ज्योमेट्री वाला फैक्टर इधर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन वो मैंने आपको अलग से बता दिया है। सेकंड फैक्टर हमारा हो गया चार्ज ऑन कैटायन ऑफ सेम मेटल। अब आपके पास दूसरा अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो फैक्टर है वो है डिफरेंट चार्जेस ऑन द कैटायंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, आपके पास मेटल डिफरेंट हो और उनपे जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हो। सो एक कॉम्प्लेक्स आपका है विनेडियम के साथ और एक है आपका क्रोमियम के साथ। ठीक है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये विनेडियम के साथ है और ये वाला जो है ये क्रोमियम के साथ है। ये है हेक्सा एक्वा विनेडियम 2 और ये है पेंटा एक्वा क्रोमियम 3। अच्छा, इनके लिए क्लास जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं वो है आपके पास, अगर विनेडियम वाला हम देखें तो 12,400 पर सेंटीमीटर है डेल्टा नॉट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है 17,400 पर सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू आपको इंडिकेट कर रही है क्यों ज्यादा है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो +3 है और यहाँ विनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। दूसरा काम आपने यहाँ पे जो है वो ठीक करना है वो ये है कि यहाँ दोनों कॉम्प्लेक्सेस में उसने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज कर दिए हैं कि एक में 6 लिखा गया, एक में 5 है। दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो दोनों में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 6 ही है, मतलब यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 6 ही है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हेक्सा एक्वा क्रोमियम है आपके पास। सो वाटर मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, मेटल डिफरेंट है और मेटल पे चार्ज डिफरेंट है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो रूल वही रहना है, चाहे सेम मेटल की बात हो रही हो चाहे डिफरेंट मेटल की बात हो रही हो, कि आपके पास जो मेटल पे चार्ज, यानी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल पे चार्ज ज्यादा है, यानी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, उसके लिए क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। अच्छा, थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो ये है कि आपके पास जो है वो चार्जेस सेम हो दो कॉम्प्लेक्सेस में मेटल पे, बट उनमें जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, वो अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की जब बात हो रही थी तो इस दोनों के केस में विनेडियम का केस हो या क्रोमियम का, दोनों में वो बात कर रहा है कि डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि चार्जेस आप सेम कर दो बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर दो, तो अब क्या रिलेशन है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायरेक्ट रिलेशन है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा नॉट का इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यानी डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम होती जाती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ पे नहीं लिखा गया क्लास, बट इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो डी ऑर्बिटल टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग जो है वो जाता जाता है, यानी उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो वो फिल अप होना शुरू हो रहा है और एक पॉइंट आएगा तो वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कोई ऑर्बिटल कब ज्यादा स्टेबल होता है, या तो वो एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड हो या वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी ऑफ दैट डी ऑर्बिटल बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिक्रीज करती जाती है। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो एसोसिएटेड है या लिंक है विद द स्टेबिलिटी ऑफ योर डी ऑर्बिटल, और जो स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स।
कुछ समझ आया या नहीं? मैम रिपीट करते हैं। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेयरिंग शुरू होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब उन 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, तो जब पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम हो जाएगी आपके पास, क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से रिपेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो पेयर अप हो गए हैं तो वो स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। सो इसको इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल जो है वो फिलअप होना शुरू हो जाता है, तो वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं, स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिगेंड उनको इतने अच्छे तरीके से रिपेल नहीं कर पाता या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, और ना ही उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीज कर जाती है उस केस में। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएं विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर सेंट्रल मेटल के टाइम बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हाई हैं जिस कॉम्प्लेक्स में, उस केस में आपकी डेल्टा नॉट ऑब्वियसली स्मॉल होगी, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट का और डेल्टा नॉट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्थ और लास्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन के जिस डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, इधर उसका क्वांटम नंबर n यानी 3d है, यानी 3 है, या 4 है, या 5 है। तो यहाँ पे इन डी ऑर्बिटल के जो क्वांटम नंबर हैं वो 3, 4 एंड 5 है। सो अगर आप देखो सब में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम है, 6 हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल के टाइम सेम है, बट सब में डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, वो ये आ रहा है कि सबके लिए जो n है यानी क्वांटम नंबर है डी ऑर्बिटल का वो डिफरेंट है। सो इस केस में आपने कैसे बताना है कि किसकी हाई होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कौन से कॉम्प्लेक्स की और किस कॉम्प्लेक्स के लिए लो होगी। सो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोबाल्ट के, रुथेनियम के एंड इरेडियम के, ठीक है। लिगेंड भी सेम है, तीनों केसेस में आपके पास जो है वो अमाइन लिगेंड प्रेजेंट है, बट तीनों केसेस में अगर आप देख रहे हो तो डेल्टा नॉट आपकी डिफरेंट आ रही है, और सबसे हाई किस केस में आ रही है वो आपकी यहाँ पे आ रही है 41,000 पर सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इरेडियम का कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए आपका क्वांटम नंबर 5 है, यानी 5d की बात हो रही है। सो यहाँ से एक बात तो मुझे पता चली कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, यानी n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डेल्टा नॉट बढ़ती जाती है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, अच्छा, क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्लास बढ़ रही है आपकी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसका रीजन क्या है। सो अगर आप देखो ये सेंट्रल मेटल कैटायन है, ये अगर सपोज उसका 3d ऑर्बिटल है, ये 4d एंड 5d, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डी ऑर्बिटल अवे जाते जा रहे हैं फ्रॉम योर मेटल कैटायन, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओगे लिगेंड ने अप्रोच करना है इन डी ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। सो लिगेंड 5d ऑर्बिटल को ज्यादा अच्छा अप्रोच करेगा या 3d? 5D को। 5 को, क्योंकि 5d जो है वो आपके पास मोर डिफ्यूज्ड है इन स्पेस, ठीक है, जहां पे लिगेंड को वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं, जबकि 3d पे अप्रोच ऑफ योर लिगेंड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, डी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज्ड होते जाते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास उनकी इंट्रैक्शन विद द लिगेंड बढ़ती जाती है, और इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, उसके बाद सीरीज की मैंने आपको बात बता दी थी कि सीरीज जो है वो बेसिकली एक डेवलप की गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ योर लिगेंड, और उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नेम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा
यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट जो है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये जो पीडीएफ है यहाँ ज्योमेट्री को डिस्कस किया गया है, ठीक है, जो कि डेल्टा नॉट और डेल्टा टी का कंपैरिजन किया गया है, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एंड डेल्टा नॉट इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर करके बता रहा है कि डेल्टा टी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है वो हमेशा स्मॉल होती है, इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा वीक फील्ड होते हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों हो सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइज ऑफ योर कैटाइन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता जाएगा कैटाइन का वैसे वैसे डेल्टा नॉट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिगेंड्स को के बारे में यहाँ पे एक जो पैराग्राफ लिखा गया है उसमें लिगेंड्स की वही पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने ये अज्यूम किया था कि जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं यानी जो एनायनिक या आपके पास लिगेंड्स होते हैं, पॉइंट चार्जेस जो लिगेंड होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो उनको ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काज करनी चाहिए थी, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। बट अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी जो आपका कार्बोनाइल है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे हाई है, फिर सियानो है, फिर ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है, फिर नाइट्रो है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो बाइपिरिडीन है, फिर इथाइलिन डायमाइन है, अमाइन लिगेंड है, फिर पिरिडीन है, फिर मिथाइल साइनाइड है, फिर आइसोसाइनेटो है आपके पास, उसके बाद वाटर है, फिर ऑक्सलेटो है, हाइड्रोक्सो है, फ्लोरो है, ठीक है। फिर आपके पास अजाइडो है, फिर नाइट्रेटो है, फिर इसी तरीके से आपके पास बाकी जितने हैं सल्फाइडो, ब्रोमो, क्लोरो, एनाइडो। सो इस सीरीज में अगर हम देखें तो जो एनाइनिक लिगेंड्स हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई नहीं है। सो वो ये बात करता है कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ये अज्यूम किया जाता था कि जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं वो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काज करें डी ऑर्बिटल को, बट ये हमेशा ऐसा केस नहीं होता, ठीक है। वाटर जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है और हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सो जो है वो आपका एनाइनिक लिगेंड है, बट वाटर जो है वो सीरीज में हाई लाई कर रहा है, यानी वाटर जो है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि हाइड्रोक्सो जो लिगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। सो वाटर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हाइड्रोक्सी जो है आपका हाइड्रोक्सो जो लिगेंड है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। सिमिलरली वो ये बात करता है कि कुछ केसेस में ये अज्यूम किया जाता था कि जो आपके बल्की लिगेंड्स होते हैं वो चूंकि बल्की होते हैं तो इसलिए वो आपके सेंट्रल मेटल के टाइम को अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते इजीली, सो वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन को अगर हम देखें तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत हाई लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर वो लाई कर रहा है तो इट मींस उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत हाई है। सो यहाँ पे ये जो दो आप कह लो अजम्पशंस हैं ये हमेशा करेक्ट नहीं होती, कुछ केसेस में आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलता है, जैसे कि ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के केस में, और बहुत से न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं वो हाई सीरीज में लाई कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एनायनिक और पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो पॉइंट डाइपोल जो है वो हायर हैं सीरीज में, और पॉइंट जो चार्जेस लिगेंड हैं जो कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं या एनायनिक लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा वो आपकी सीरीज में लो लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी टेट्रागोनल एंड स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। इससे प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस टॉपिक है फैक्टर्स वाला उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। क्लास कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। नहीं मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा केस है टेट्रागोनल एंड स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री को हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू सीएफटी। बट ये है क्या, इन दोनों फॉर्म्स को डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, चाहे वो टेट्रागोनल हो चाहे आपकी स्केयर प्लेनर हो। सो जो आपकी जो कि मोर ये जो टर्म है डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये ज्यादा एप्लीकेबल है टेट्रागोनल ज्योमेट्री पे रादर देन स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। क्लास जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की थी तो मैंने आपको यहाँ एक बॉक्स डायग्राम बना के दिखाई थी
कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं और वो सारे लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करते हैं। 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं, 2 वाई एक्सिस पे और 2 ही जी एक्सिस पे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो आपके पास इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो सारे लिगेंड जो कि एक्सिस पे अप्रोच कर रहे होते हैं उन सब का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रल मेटल के टाइम वो सेम होता है। सो इसी वजह से इन 6 बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिमेट्रिकल होती है अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो 6 बॉन्ड्स हैं विद द लिगेंड्स वो सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपके पास सिमेट्रिकल होती है यानी इक्वल होती है। बट अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ये बॉन्ड लेंथ इक्वल ना हो तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सिमेट्री जो है वो डिमिनिश कर जाएगी, सिमेट्री खत्म हो जाएगी। तो सिमेट्री जब खत्म हो जाएगी तो उस केस में वो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं रहेगी, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। वही जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है उसमें से एक आपके पास है टेट्रागोनल और एक हमारे पास आ जाती है स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ टेट्रागोनल कौन सी होती है? टेट्रागोनल वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की डिस्टॉर्टेड फॉर्म है जिसमें जी एक्सेस जो है वो इलोंगेट कर जाते हैं। तो अगर ये वाले जो जी एक्सेस हैं ये इलोंगेट कर जाएं और बाकी जो एक्स एंड वाई एक्सिस हैं वो उतने ही रहें जितने ऑक्टाहेड्रल के केस में थे, बट अब ये आपस में सारे जो बॉन्ड लेंथ है सब बॉन्ड्स की वो क्या हो गई है, वो सिमेट्रिकल तो नहीं रही। सो इस केस में ये जो ज्योमेट्री है ये डिस्टॉर्ट कर गई है और इसे नेम दिया जाता है टेट्रागोनल ज्योमेट्री का। तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री क्या है? जिसमें आपके जी एक्सिस जो है वो इलोंगेट या एक्सटेंड कर जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें आपकी जो जी एक्सिस हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं। तो सो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपकी रिमूव जी एक्सिस के साथ है और टेट्रागोनल ज्योमेट्री आपकी इलोंगेटेड और एक्सटेंडेड जी एक्सिस के साथ है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस से होता क्या है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहाँ पे जी एक्सिस को क्यों इलोंगेट किया गया है? चलो स्क्वायर प्लेनर के ज्योमेट्री में तो समझ आती है, बट टेट्रागोनल ज्योमेट्री के केस में आपके पास जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो 6 ही होते हैं, 6 ही रहते हैं, बट जी एक्सिस को मैं इलोंगेट कर रही हूँ। और स्क्वायर प्लेनर में तो चलो नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हो जाते हैं, बट क्योंकि जी एक्सिस जो है वो रिमूव हो गए हैं तो जी एक्सिस पे कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, जस्ट आपके एक्स एंड वाई एक्सिस पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। ये सिमिलर केस है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरह जहाँ पे 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, बट ये आपकी स्क्वायर प्लेनर का केस है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैम जी एक्सिस क्यों इलोंगेट कर गया है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, क्यों नहीं इलोंगेट किया गया था, यहाँ जाके क्यों इलोंगेट हो गया है। सो इसको स्टडी करने के लिए कि जी एक्सिस इलोंगेट कब करता है, जी एक्सिस इलोंगेट कब नहीं करता है, तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में या जॉन टेलर थ्योरम में, ठीक है, जो कि इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे। सो ये जो रीजन है कि जी एक्सिस क्यों इलोंगेट कर गया है वो वहां मैं जाके आपको क्लियर करूंगी, बट अभी तक के लिए आप याद रखो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की डिस्टॉर्टेड फॉर्म है हमारे पास एक टेट्रागोनल ज्योमेट्री जिसमें जी एक्सिस इलोंगेट कर जाता है और दूसरी फॉर्म है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विद रिमूव जी एक्सिस, जिसमें जी एक्सिस को आप रिमूव कर देते हो। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर जी एक्सिस इलोंगेट कर गया है, ठीक है, और ये मेरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के, ये 5d ऑर्बिटल थे जिनके नेम अगर हम लिखें तो वो सारे T2G एंड EG सेट्स वाले आ जाते हैं, नॉन एक्सियल एंड एक्सियल, DXY DYZ DXZ, फिर DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। और ये उनकी स्प्लिटिंग हो रही है जिसमें एक सेट आपका T2G सेट बन रहा है और एक सेट आपका EG सेट बन रहा है। ये है प्रॉपर या कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज हो गया है, कैसे डिस्टॉर्ट कर गया है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से और कैसे डिस्टॉर्ट किया गया कर चुका है कि उसके जी एक्सिस इलोंगेट हो चुके हैं। सो अगर जी एक्सिस इलोंगेट हो जाए तो ज्योमेट्री आपकी बन जाती है टेट्रागोनल, और उस केस में ये जो स्प्लिटिंग है ये फर्दर स्प्लिटिंग में चेंज हो जाती है। वो किस तरीके से कि यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये जो EG था आपके पास DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है दो सेट्स में, एक है DX स्क्वायर Y स्क्वायर और एक है DZ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो T2G आपको नजर आ रहे हैं ये भी दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, एक आपको नजर आ रहा है DXY और बाकी जो दो हैं वो है DYZ एंड DXZ सेट। अब ये क्या हो गया है,
ये रीजन, इसका रीजन ये है क्लास कि जैसे ही z एक्सिस इलोंगेट कर जाएगा, जैसे ही z एक्सिस इलोंगेट कर जाएगा यहाँ पे, तो इस z एक्सिस के अलोंग लिगेंड ने अप्रोच करना है। वो लिगेंड आपके मेटल के d ऑर्बिटल को अच्छे तरीके से रिपेल नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे रिपल्शन कम हो जाती है वहां पे आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर जाती है। सो जो भी ऑर्बिटल आपके डी z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी हाईली, और जो इन बिटवीन z एक्सिस लाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा। इसी वजह से यहाँ पे dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर में से z स्क्वायर की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि z एक्सिस को आपने इलोंगेट कर दिया है, जिसकी वजह से उस एक्सिस पे जो लिगेंड आएगा वो सेंट्रल मेटल आयन के क्लोज नहीं होगा। इसी वजह से उसके डी इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से रिपेल नहीं करेगा, और इसी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी उस डी ऑर्बिटल की। और वही ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो इन बिटवीन एक्सिस लाई कर रहे हैं एक्स एंड जी, यानी जी एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पे भी इन्फ्लुएंस होगा कि उनकी एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पे दो सेट्स फर्दर 2 सेट्स में डिवाइड हो गए हैं, और ये जो है ये आपकी डेल्टा T2 यानी टेट्रागोनल ज्योमेट्री के लिए डिस्कशन है। कुछ समझ आया यहाँ पे या नहीं? मैम ऐसा सिर्फ डी एक्सिस पे ही जो ऑर्बिटल है उसी के ऊपर होगा। डी एक्सिस पे इलोंगेशन होगी आपकी। कहा ना कि और जी एक्सिस पे क्यों हो रही है, जी एक्सिस पे क्यों नहीं हो रही, क्यों, कब इलोंगेट हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम डिस्कस करेंगे। जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है वो भी तो हो सकते हैं। यही तो कह रही हूँ, जब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना, अभी तक के लिए इतना ही रखो। नेक्स्ट टॉपिक में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्यों डी जी स्क्वायर इलोंगेट होता है, क्यों जी एक्सिस इलोंगेट करता है आपकी टेट्रागोनल ज्योमेट्री में, उसकी रीजन क्या है, क्यों आपके पास बाकी एक्सिस इलोंगेट नहीं करते। ठीक है, सो उसको हमने नेक्स्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, क्योंकि डिस्टॉर्शन जो है वो जॉन टेलर प्रॉपर्ली ज्यादा एक्सप्लेन करता है थ्योरम, सो वहां उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तक के लिए आप CFT हम चूंकि देख रहे हैं तो जस्ट स्प्लिटिंग देखो, ठीक है। स्प्लिटिंग के रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी फिजिकल क्लास होनी है उसमें मैं यही कवर करवाऊंगी आपको। अच्छा, ये होगी टेट्रागोनल ज्योमेट्री। अच्छा, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें क्या किया गया है कि ये सेंटर में आपको 5d ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल, और फिर आपको इनकी स्प्लिटिंग नजर आ रही है दोनों साइड पे। ये 5d ऑर्बिटल को लेके इनकी दो साइड्स पे स्प्लिटिंग की गई है, T2G एंड EG सेट्स में, और दोनों साइड्स पे ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग की गई है। ठीक है, देन फिर उन्हीं ऑक्टाहेड्रल की जो आपके पास स्प्लिटिंग है वो एक केस में टेट्रागोनल के लिए की गई है और एक केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए की गई है। टेट्रागोनल का केस मैं पढ़ा चुकी हूँ कि टेट्रागोनल में जी एक्सिस इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से डी जी स्क्वायर की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। सिमिलरली आपके डी एक्स जी और डी वाई जी की एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपके जो जी एक्सिस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब आपके लिगेंड जी एक्सिस पे अप्रोच करते ही नहीं है, आपके लिगेंड्स अप्रोच करते हैं आपके एक्स एंड वाई एक्सिस पे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में T2G एंड EG सेट्स की स्प्लिटिंग थी, ये स्क्वायर प्लेनर में फर्दर स्प्लिट अप होते हैं। कैसे स्प्लिट अप होते हैं कि यहाँ पे जो DG स्क्वायर की एनर्जी डिक्रीज करेगी वो टेट्रागोनल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि जी एक्सिस को इलोंगेट करने की बजाय आपने रिमूव ही कर दिया है, मींस वहां पे कोई लिगेंड अप्रोच ही नहीं करा। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका वो ऑर्बिटल एनर्जी में बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, जबकि आपका लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग। इसी वजह से आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी, फिर डी एक्स वाई यानी जो एक्स एंड वाई एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर है उसकी, और ऐसे ऑर्बिटल जो कि जी एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर है उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ आपको स्प्लिटिंग इस तरह से नजर आ रही है कि दो आपको सेट्स नजर आ रहे हैं, डी एक्स जी एंड वाई जी के, फिर डी जी स्क्वायर है, फिर डी एक्स वाई